जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्लड फिज़ियोलॉजी की हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने लेक्चर्स में प्लाज़्मा पे बात की, प्लेटलेट्स पे बात की और आज हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स पे। रेड ब्लड सेल्स सबसे पहले तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, ऑल्दो जब रेड ब्लड सेल्स की फार्मेशन हो रही होती है तो फार्मेशन के अर्ली 2 स्टेजेस में आपको न्यूक्लियस नज़र आता है, लेकिन जब रेड ब्लड सेल बन जाता है, जब मैच्योर रेड ब्लड सेल होगा उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ एरिथ्रोसाइट्स। फिर रेड ब्लड सेल्स का रेड कलर है किस वजह से? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंटेड मॉलिक्यूल है जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है। इनकी तादाद जो है वो बाकी सेल्स की निस्बत, जैसे वाइट ब्लड सेल्स है उनकी निस्बत इसकी तादाद ज़्यादा है। कितनी इनकी तादाद है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है मेल्स में, और फीमेल में कम है, 4 to 4.5 मिलियन बार क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज़ का इनका लाइफ स्पैन है। शेप की बात करें तो डिस्क शेप बाइकनकेव है, लेकिन इसकी शेप भी वेरी कर जाती है क्योंकि जब ये कैपिलरीज वगैरह में से गुजर रहे होते हैं तो थोड़ा सा स्क्वीज़ करते हैं। बेसिकली ये एक ऐसे ही समझें जैसे बैग की शक्ल में ही है, और वो कभी उसकी शेप कुछ हो गई कुछ होगी, लेकिन एक एवरेजली हम बात करें तो इसकी जो है वो एक बाइकनकेव डिस्क शेप ये नज़र आते हैं। और सेंट्रली जो है ये थीन होते हैं, पेरिफ्री से ये थिक होते हैं, लेकिन इसके सेंटर से थीन या पेरिफ्री से थिक होने से इसकी ऑक्सीजन डिफ्यूजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक जैसी होती है, सरफेस एरिया इनका ज़्यादा होता है और मेम्ब्रेन पे इनकी मिनिमल टेंशन होती है। हाँ, जब ये 120 डेज़ के करीब आते हैं तो इनको वो टेंशन बढ़ती है, और फिर वो जब कैपिलरीज में से, ये ब्लड वेसल में से जब गुजरते हैं तो ये फिर वहाँ पे स्क्वीज़ होके सिकुड़ के ये टूट जाते हैं। और साइज़ की बात करें तो 7.2 माइक्रोन इसका साइज़ है। प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। रोलेक्स फार्मेशन किसे कहते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर आप इसको किसी ट्यूब में लें तो ये रेड ब्लड सेल्स कॉइन की तरह ढेर लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इनका कॉइन सिक्कों की तरह ढेर लगा देना, इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं रोलेक्स फार्मेशन। और जो ब्लड में परसेंटेज ऑफ आरबीसीज है कि जी कितने आरबीसीज हैं उसमें, इसको हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या है कि ब्लड वेसल में जो आरबीसीज हैं ये इक्वली सस्पेंडेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ब्लड वेसल के पेरिफ्रीज में कम हो या सेंटर में ज़्यादा हो, नहीं, वो पूरी ब्लड वेसल में ब्लड में इक्वली सस्पेंडेड होते हैं। तो ये इसकी सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहलाती है। फेट ऑफ आरबीसीज की बात करें, हमने कहा जी 120 डेज़ का इसका लाइफ स्पैन है। तो 120 डेज़ के बाद क्या होगा? जब आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसकी डिस्ट्रक्शन के नतीजे में वहाँ से हीमोग्लोबिन निकलता है। उस हीमोग्लोबिन के साथ 3 तरह के बिहेवियर चलते हैं। एक तो वो हीमोग्लोबिन टूटेगा और उससे पोरफायरिन पार्ट पैदा हो जाएगा, उससे फिर बाइलोरुबिन बनेगा जो कि वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, तो उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि हीमोग्लोबिन से उसका ग्लोबिन पार्ट रिमूव होता है, वो प्रोटीन पार्ट में जाके हमारी बॉडी के जो प्रोटीन रिजर्व्स हैं वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाता है, उसको अगेन दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। तीसरा ये है कि हीमोग्लोबिन से में जो कि हीम पार्ट है और हीम में आयरन होता है, वो आयरन फेरेटिन एपोफेरेटिन प्रोटीन के साथ मिलके फेरेटिन बना दे और वो फेरेटिन अगेन रीयूज़ के लिए स्टोर कर लिया जाए। रेड ब्लड सेल्स के फंक्शंस क्या हैं? जैसे हमने हीमोग्लोबिन को डिस्कस करते हुए ज़िक्र किया था कि उसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी है, तो ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर इसके साथ साथ ये ब्लड के बफरिंग एक्शन, क्योंकि इनमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी होता है, वो फिर CO2 और H2O का रिएक्शन करवाना, उससे बाइकार्बोनेट आयन बनना। तो ये इस तरह से एक बफरिंग एक्शन है इसका, क्योंकि ये एसिड बेस बफर के तौर पर बड़ा अच्छा इनका रोल है। उसके बाद इनके ऊपर जो कि एंटीजन ए बी मौजूद होते हैं, तो इसकी वजह से ये ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। फिर रेड ब्लड सेल्स का काउंट वेरिएबल भी है, मतलब कभी काउंट इसका बढ़ गया या कम हो गया, तो अब उसकी फिजियोलॉजिकल वेरिएशन मतलब किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं हुई, नॉर्मली किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में इसका काउंट कम या ज़्यादा हो रहा है, तो काउंट इंक्रीज़ होने को हम नाम देते हैं पॉलीसाइथीमिया का। तो अब पॉलीसाइथीमिया जिसमें जो हम देख रहे हैं फिजियोलॉजिकली हो रहा है, मतलब कोई फिजियोलॉजी जैसे कि जी एज है,
बच्चों में चूँकि ब्लड कम होता है तो उनमें आरबीसीज़ का काउंट भी कम होता है। फिर जेंडर के हवाले से हमने बात की थी कि जेंडर में मेल में और फीमेल में ब्लड का डिफरेंस है। लाइक फीमेल में 450 ml कम होता है, तो इस वजह से फीमेल में आरबीसीज़ का काउंट कम है, मेल में आरबीसीज़ का काउंट ज़्यादा है। हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएँ, जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाते हैं आपको हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया की वजह से फिर एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होती है, मतलब आरबीसीज़ की प्रोडक्शन का अमल बढ़ता है, तो उस वजह से हाई एल्टीट्यूड पे जाके आरबीसीज़ का काउंट बढ़ता है। क्योंकि जब हाइपोक्सिया होता है तो हाइपोक्सिया की वजह से किडनी स्टिमुलेट होगा, किडनी बनाएगा एरिथ्रोपोएटिन, और ये वो हार्मोन है जो एरिथ्रोपोइसिस में मतलब रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो इसकी वजह से फिर आरबीसीज़ का काउंट बढ़ता है और तकरीबन ये 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर का इसमें राइज आता है आरबीसीज़ के टोटल काउंट में। मस्कुलर एक्सरसाइज की बात करें तो मस्कुलर एक्सरसाइज के नतीजे में भी चूँकि थोड़ा सा हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, तो उस वजह से और साथ ही वहाँ से फिर एड्रीनालिन रिलीज़ होता है। वो एड्रीनालिन वजह बनता है स्प्लीन की कॉन्ट्रैक्शन की, तो स्प्लीन की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर वहाँ से आरबीसीज़ का ब्रस्ट होता है, यूँ कह लें कि वहाँ से रिलीज़ ऑफ आरबीसीज़ होता है, वो भी फिर आरबीसीज़ के काउंट बढ़ने की वजह बनता है। नेक्स्ट इमोशनल कंडीशंस की बात करें तो इमोशनल कंडीशंस में भी इसका काउंट बढ़ता है। और उसके बाद इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने से जहाँ बॉडी की बाकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं वहाँ पे इसका काउंट भी बढ़ता है। आफ्टर मील भी चूँकि मेटाबॉलिज्म हाई होती है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही होती है, इस वजह से आफ्टर मील भी आरबीसीज़ का काउंट बढ़ जाता है। देन आरबीसीज़ का काउंट डिक्रीज़ होता है अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर हाई हो जाए ड्यूरिंग स्लीप, जो कि बाकी प्रोसेस भी स्लो हो रहे होते हैं, तो वहीं पे आरबीसीज़ का काउंट भी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी आरबीसीज़ का काउंट कम होता है। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस मतलब कोई डिजीज़ हो गई, तो पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया ये है कि अगर ट्यूमर की वजह से आपका आरबीसीज़ का काउंट बढ़ रहा है, और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया अदर दैन ट्यूमर कोई और डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से अगर इसका काउंट बढ़ रहा है। एनीमिया में जो कि ब्लड लॉस हो रहा होता है तो फिर उसके रिस्पांस में आरबीसीज़ की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, तो वो आरबीसीज़ का काउंट बढ़ने की वजह बनता है। और वेरिएशन इन साइज़ ऑफ आरबीसीज़, साइज़ जो है आरबीसीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, कभी लार्ज हो जाता है, लाइक माइक्रोसाइट्स स्मॉल साइज़ होता है अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीदिंग की जा रही हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में बढ़ रहा हो। मैक्रोसाइट इसका साइज़ लार्ज हो जाता है जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला एनीमिया है, या ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा हो। एनिसोसाइट्स मतलब जिसमें वेरिएबल शेप है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, कभी कोई शेप है, इवन हथौड़े लाइक हैमर लाइक शेप भी बन जाती है। तो ये किस वजह से होता है? परनीशियस एनीमिया। और परनीशियस एनीमिया किसे कहते हैं? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से अगर एनीमिया हो तो उसको हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया। तो ये तो था ब्लड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पे।